नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और वक्त हो चला है स्ट्रेट टॉक का। पिछले कुछ महीनों में केंद्र और बीजेपी में जो चीजें लगातार बदल रही हैं, वो सिर्फ महज छोटे बदलाव नहीं, उन्हें बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो बदलाव है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि राज्यों में पार्टी का जो नेतृत्व है वो लगातार बदलता जा रहा है। बीजेपी नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जब ये नेतृत्व राज्यों में बदलने की कोशिश की जा रही है, सो 10 नाम सामने आते हैं और वो जो 10 नाम होते भी हैं वो बड़े ही चर्चित नाम होते हैं। लेकिन पता चलता है कि कुछ समय बाद उन नामों की तो कोई चर्चा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम सामने आ जाता है नेतृत्व के तौर पर जिसकी चर्चा तक नहीं होती है। और जहां तक इन नामों से पहले उस बड़े बदलाव की है, राज्यों में एकाएक ऐसे जो बदलाव हो रहे हैं और अचानक से हो रहे हैं, उससे पहले कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। सो ऐसे में ये जो चीजें हैं, ये बदलाव जो हैं वो बड़े बदलाव हैं और ये संकेत भी देते हुए नजर आते हैं। बीजेपी नए चेहरों को सामने लाने की लगातार कोशिशें कर रही है। बीते शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पद से इस्तीफा देकर त्रिवेंद्र सिंह रावत, सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा, ये कुछ ऐसे नाम अभी हाल ही के समय के हैं जिनकी जमात में शामिल हुए हैं। विजय रूपाणी भी, जिन्होंने अपने राज्यों में नए नेतृत्व के लिए जगह खाली की है। नेतृत्व में बदलाव की वजह राज्यों और नेताओं के हिसाब से जरूर अलग अलग है, लेकिन पार्टी का एक स्पष्ट संदेश भी सामने आता है। उस संदेश की तो हम बात करेंगे, लेकिन अब पार्टी नेताओं के मुताबिक कोरोना महामारी ने आम लोगों की जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया है और सत्ता विरोधी जो रुझान है वो कई लेवल्स पर इसका जो असर है वो साफ दिखा रहे हैं। ये बात सभी पार्टियों पर लागू होती है। यदि वाकई ही ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, ये जो बदलाव है सभी पार्टियों पर लागू होते हैं, तो फिर ये बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों में इस तरीके के बड़े बदलाव हमें नजर क्यों नहीं आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अगर आज हम सिर्फ बीजेपी की बात करें तो ये बदलाव ऐसे हैं जिनकी कानों कान खबर तक नहीं लग पाती है। सवाल ये कि क्या बीजेपी पार्टी खुद को लोगों की राय के हिसाब से ढाल रही है, या फिर मोदी शाह 2024 की फुल प्रूफ तैयारी के पीछे एक रीजन है और वो रीजन है विपक्षी दबाव। हम राज्यों में बीजेपी के इन बड़े बदलावों की आज बात करने वाले हैं। राज्यों में बीजेपी की इस बदलती लीडरशिप की बात करने वाले हैं। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। राज्यों में बीजेपी की ये नेक्स्ट जनरेशन जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चाहेंगे कि आप भी जो इस वक्त हमारे साथ व्यूअर जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, स्ट्रीट टॉक को वॉच करते हैं, वो भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, इस चर्चा का हिस्सा बने। चलिए सीधे सवालों पर जाएंगे और नजर डालते हैं कि आज ये जो विषय है इससे जुड़े कौन से सवाल हैं। पहला सवाल हमारा ये कि बीजेपी खामोशी से कैसे हटा देती है मुख्यमंत्री और कहीं चर्चा तक नहीं होती है, ये आपने भी जरूर महसूस किया होगा। इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। भूपेंद्र पटेल का सीएम सिलेक्शन एपिसोड किसी नई राजनीतिक कवायद की तरफ इशारा तो नहीं करता है। सवाल ये भी कि चुनावों से पहले अक्सर सीएम क्यों बदल देती है अपने चेहरे। केंद्र और राज्यों में ये जो बदलाव हैं, बीजेपी आखिर संदेश देना क्या चाहती है। मोदी शाह 2024 की फुल प्रूफ तैयारी के पीछे क्या विपक्षी दबाव कहा जा सकता है। राज्यों में ये जो लीडरशिप लगातार बदल रही है, राज्यों में बदलती हुई बीजेपी की इस लीडरशिप पर आप क्या कहेंगे, अपने विचार किस तरीके से साझा करेंगे। क्योंकि देखिए, इसके पीछे ही जब जो कुछ रीजंस बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ही पूछे गए, तो उनका साफ तौर पर कहना रहा कि ये तो समय दर समय बदलाव होने ही चाहिए। तो ये किसी एक पार्टी में लागू नहीं होते हैं, बल्कि तो हर पार्टी में लागू होते हैं। तो फिर सवाल है कि ऐसे बदलाव जो हैं, ऐसे जो बड़े बदलाव हैं, वो हमें कांग्रेस में क्यों नजर नहीं आते हैं। चलिए, ये जो कुछ बड़े बदलाव हम हाल ही के टाइम में देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो। उत्तराखंड में तो देखिए पल पल वहां पर बदलती हुई स्थिति नजर आती है, लेकिन हालांकि वो उसका एक इतिहास रहा भी है, क्योंकि वहां पर बहुत कम समय के लिए एक जो मुख्यमंत्री जो है अपने 5 साल पूरे कर पाता है। लेकिन अभी हाल ही के जो कुछ बदलाव किए गए हैं
उसके साथ साथ हम कर्नाटका की भी बात करते हैं और गुजरात की भी बात करते हैं। गुजरात का ये जो बदलाव हुआ है वो एकाएक हमारे कानों तक पहुंचता है और ये काफी अचरज वाला भी रहा। लेकिन खैर, विजय रूपाणी का इस्तीफा देना और उसके पीछे का रीजन देना कि ये तो एक आम बात है, सो वो हमें हैरान वाला कर देता है। और फिर भूपेंद्र पटेल का आना, पाटीदार समाज से वो आते हैं। हालांकि अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं और 2024 की तैयारियां भी लगातार इसके साथ साथ चल रही हैं। सो ये जो फुल प्रूफ तैयारी के पीछे क्या हम एक विपक्षी दबाव इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे रीजन रहे हैं। कोरोना महामारी के अलावा हम बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, हर मुद्दे पर जो है विपक्ष धावा बोलता हुआ नजर आता है। और कुछ ऐसे भी मुद्दे खड़े किए गए जिन पर सरकार ने कुछ जवाब तक नहीं दिया है। मामला चाहे वो कहें पेगासस का ही क्यों ना हो, अभी आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई हलफनामा उन्होंने दायर तक नहीं किया और उन्होंने कहा है कि जब कुछ छुपाने की बात ही नहीं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पेगासस मामले पर जवाब क्या रखें। सो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो लगातार धावा बोल रहा है। और अब पिछले राज्यों के कुछ चुनावों की जब हम बात कर लेते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि विपक्ष भले ही पीछे छूट गया हो, बीजेपी आगे ही रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से लगातार अब आगे बढ़ भी रहा है, क्या हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि दबाव जो है वो जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट भी झेल रही होगी, महसूस कर रही होगी, जिसकी वजह से अपनी लीडरशिप तमाम स्टेट्स में वो बदलती हुई नजर आती है। लेकिन आपके व्यूज जो है हम जरूर जानना चाहेंगे। सो डू कॉल अस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। सो अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राज्यों में बीजेपी की इस नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात हम यहां पर गुजरात के नए सीएम की कर लेते हैं, जिन्होंने आज कमान संभाली है, ओथ ग्रहण की है आज। और हम देखते हैं कि भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए गुजरात का जो ताज है वो एक नए चेहरे यानी कि भूपेंद्र पटेल के सर पर रख दिया है। तो जहां तक बात भूपेंद्र पटेल की है, बहुत ही सरल स्वभाव के माने जाते हैं, मिलनसार हैं, जिनको प्रदेश की राजनीति में अजात शत्रु के रूप में देखा जाता है। नए सीएम को लेकर 2 दिन तक चली चर्चा में उनका हम देखते हैं कि दूर तक कहीं कोई नाम ही नहीं था। और राजभवन में आज उन्होंने गुजरात के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। भूपेंद्र पटेल की जो छवि है वो एक कुशल प्रशासक की है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और राजनीति में उन्हें अजात शत्रु माना जाता है। और व्यवसाय से वो बिल्डर बने और फिर राज्यों की कई सामाजिक संस्थाओं से वो धीरे धीरे कर जुड़ गए। भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं और गुजरात में इस वर्ग को सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जाता है। सो साल 2022 के दिसंबर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसमें पाटीदार समाज को साधने में भाजपा को कामयाबी मिलेगी, ऐसी बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। सो हालांकि अब चेहरा सामने ला दिया है, लेकिन चैलेंजेस उनके सामने भी कम नहीं है। कई चुनौतियां उनके सामने भी हैं। पाटीदार समाज को साधने के लिए भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का ये दांव तो चला, लेकिन देखना आगे ये होगा कि क्या भूपेंद्र पटेल की पाटीदार समाज में इतनी गहरी पैठ और एक्सेप्टेंस है, क्या ऐसी स्वीकार्यता है कि वो चुनाव जिता सके, बीजेपी को जिता सके। आनंदीबेन पटेल के खेमे के नेता माने जाने वाले भूपेंद्र पटेल की दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पकड़ मजबूत नहीं बताई जाती है। सो ओवरऑल इतना जरूर कहेंगे कि बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर से लोगों को निराश नहीं किया है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के जो नाम चल रहे थे सारे के सारे खारिज कर दिए गए और 7 साल से स्थापित परंपरा का निर्वहन करते हुए सीधे एक बार फिर से सरप्राइज वो दे देते हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से लेकर डिप्टी सीएम नितिन पटेल हों और गुजरात बीजेपी के कई नेताओं के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनको इस कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो असल बात लगता है ये थी कि बीजेपी के अंदर से ही जो भी नेता इस तरीके की जानकारी मीडिया को भी दे रहे थे, वो खुद भी शायद अंधेरे में ही रहे होंगे। सो ये फैसला तो एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना था और फैसले में नजर आ रही जो दूरदर्शिता है वो आज बताती है कि
पीएम मोदी ने मामले पर गंभीरता के साथ विचार ही नहीं किया, बल्कि पूरे मन से इसे मंजूरी भी दी है। गुजरात के नए सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल अब सामने आए हैं। ऐसे में बीजेपी खामोशी से एक तो कैसे हटा देती है और पुराने चेहरों को, और उसके बाद एकाएक नया चेहरा जिसका जिक्र तक दूर दूर तक नहीं होता, उसको सामने ला देती है। मंशा क्या है, क्या इसका रीजन है? हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स इस पर अपनी राय जरूर रखें, अपना जो पर्सपेक्टिव है इस इन क्वेश्चंस के टूवर्ड्स, उस पर अपना जो नजरिया है हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपको सुनना चाहेंगे, चाहेंगे कि आप सिर्फ हमें ना सुने, अपनी बात भी हमारे साथ जरूर साझा करें कि आप इन तमाम सवालों पर अपनी राय किस तरीके से रखेंगे। जहां तक हमने सवाल पूछा कि बीजेपी खामोशी से कैसे हटा देती है मुख्यमंत्री और कहीं चर्चा तक नहीं होती है, हम इस सवाल का जो जवाब है ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे और इसकी जो शुरुआत करेंगे वो हम गुजरात के पुराने मंत्री यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, जिन्होंने एकाएक इस्तीफा दिया और हैरान कर दिया। और हर एक के सवाल में बस यही था कि बीजेपी आखिर कर क्या रही है। पहले कर्नाटका, फिर उत्तराखंड और अब गुजरात। इन नए चेहरों के बदलने, इन पुराने चेहरों को बदलने के पीछे का रीजन आखिर है क्या? विजय रूपाणी से ही इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं। जल्द लौटेंगे हम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में बात आज बीजेपी की करेंगे जो राज्यों में बड़े बदलाव कर रही है, और बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन पर आपकी राय क्या है, हमारे साथ जरूर अपने विचार साझा करें। अब ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल आपके साथ किया था, और मैंने ये भी कहा था कि अब इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जब ये सवाल दागा गया कि बीजेपी खामोशी से कैसे हटा देती है मुख्यमंत्री और कहीं इसकी चर्चा तक नहीं होती है, ये सवाल हर एक की जुबान पर था, जिनको फिलहाल ये जो बदलाव है उनका, उन बदलावों के रीजन जानने की क्यूरियोसिटी थी। हम भी उनमें से एक हैं और चाहेंगे कि आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं, उनसे उनकी राय। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, नमस्कार। देखिए, ये जो देख रहा हूँ कि पिछले दिनों में ये छठे चीफ मिनिस्टर जो बदले गए हैं, हाँ जी, ये इसका मतलब ये है कि बीजेपी को मालूम है कि हमारा ग्राफ जो है, पॉपुलैरिटी ग्राफ, वो कम हुआ है और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छे निशान नहीं होते। इसलिए ये उनके हित में है कि वो अपनी पकड़ लोगों पे रखें और हर बंदोबस्त ऐसा करें कि अगली इलेक्शन वो जीत पाए। तो अब सवाल यह कि ये अचानक आ गए, किसी को पता नहीं था इनके बारे में। हाँ जी। तो देखिए, इंदिरा गांधी भी कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट थी, वो भी अचानक आई थी। उसके बाद राजीव गांधी, वो भी अचानक आए थे। और दोनों में उस वक्त ये था, इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द बहुत पावरफुल बाशिंदे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कैंडिडेट लाएं जो सबको अपने साथ रख सके। और ये अलग बात है कि जब उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो उन्होंने इस्तेमाल किया और बदलना शुरू किया। और यही हाल राहुल गांधी के साथ हुआ था कि एक बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल फील्ड में बंदे को उठा के ले आए आप, क्योंकि वहां पे उस वक्त हमदर्दी का सवाल था। तो ये हमारे लोगों की हिमाकत है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम रहम करके और अपने लीडर चुनते हैं, उनकी क्वालिटीज, एक्सपीरियंस को ज्यादा परखते नहीं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब इनके चीफ मिनिस्टर साहब के इरादे में देखिए, बाकी सारे चीफ मिनिस्टर आ गए, कोई जरूरत नहीं थी। बीजेपी का सारा ग्रुप आया, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये दर्शाता है कि हम जो बीजेपी का थिंक टैंक है वो पावरफुल है। तो बजाय इसके कि चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री लोग, इलेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट करें, वो चुने, आप ऊपर से थोप रहे हैं। अब इससे नुकसान ये हो सकता है कि विद इन द पार्टी क्रैक होने शुरू हो जाते हैं कि कोई लोग खुश नहीं होते हैं, कोई खुश होते हैं।
और जो खुश होते हैं वो आपके डर से खुश होते हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं खोना चाहते, लेकिन वक्फे के साथ साथ वो भी अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। तो मुझे वो अंदाजा है कि अब अगर आ भी गए हैं आप, हाँ। तो आप अपना होल्ड कैसे बना के रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अचानक आए हैं पढ़े लिखे इंसान हैं और ये हो सकता है कि पॉलिटिकली बाकी लोगों से ज्यादा मैच्योर हों जी। अब वो तो इनका काम और कर्म बताएगा, लेकिन ये भी बीजेपी के हित में है कि उनका पूरा हक है कि जहां जहां उनको वीक चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं या जहां अपनी पोजीशन इलेक्शन के वक्तों में कमजोर नजर आती है, उन स्टेटों में वो अपना इंतजाम करें। तो उस पर हम ज्यादा, आप कुछ कहने वाली थी? जी बिल्कुल, मैं अभी जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि अचानक से आए, सर एक ना बड़ा अहम सा जो इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर नजर आती है, वो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स उस पर अपनी राय जरूर रखें। ये जो सवाल आज हम लेकर रहे हैं इससे इतर है। माना जा रहा है कि जैसे उत्तराखंड में एकाएक चेंज किए गए, हालांकि उत्तराखंड की राजनीति थोड़ी सी अलग है, वहां पर देखते हैं कि बहुत ही कम ऐसे चेहरे हैं जो अपना पूरा साल कंप्लीट कर पाते हैं, 5 इयर्स अपने कंप्लीट कर पाते हैं। तो उत्तराखंड से इसको कंपेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक बात गुजरात की है, अब देखिए जो कुछ नाम थे पहले उस लिस्ट में भूपेंद्र पटेल के अलावा, जिनको माना जा रहा था कि अब वो विजय रूपाणी की कुर्सी पर आएंगे, उनमें से नाम एक मनसुख मंडाविया का भी था, जो अभी फिलहाल स्वास्थ्य का पूरा क्षेत्र संभाल रहे हैं। सो आपको क्या लगता है सर कि जैसे एकाएक विजय रूपाणी गए, भूपेंद्र पटेल जिनका जिक्र तक कहीं दूर दूर तक नहीं था, वो आ जाते हैं, ये भी तुरंत बदल दिए जाएंगे उत्तराखंड की तरह और मनसुख मंडाविया आ सकते हैं शायद? मनसुख मंडाविया देखिए, उसमें फिर आपको 2 तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, एक तो सेंटर की और एक स्टेट की। अब सेंटर में अगर आप हटाते हैं तो मनसुख मंडाविया साहब की जगह में किसको लाएंगे, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा पार्टी के लिए। तो इनको वन थिंग एट ए टाइम सब चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। अब तो मेरा ख्याल में कि उन्होंने बेहतर समझा कि सेंटर का इशू बीच में ना लाया जाए, क्योंकि 2 तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, तो वहां से गुजरात से ही चुना जाए। अब जहां तक गुजरात के और उत्तराखंड की बात है, मैं समझता हूं कि गुजरात के विधायक वो ज्यादा मैच्योर है उत्तराखंड के विधायकों से। माफ करना, मेरी ये राय है, क्योंकि उत्तराखंड में जी बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, वो जैसा मैंने पहले भी बोला था दोनों राज्यों को। जी वो इसलिए नहीं कर सकते कि हम फिर पक्षपात कर रहे हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं। तो हम ये नहीं हमें करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमको कोई भी आए, गवर्नमेंट कोई भी आए, वो सके गवर्नमेंट हो, सही गवर्नमेंट हो और लोगों के भले के लिए गवर्नमेंट हो, और हम जो काम करें वो लोगों के भले के लिए काम होने चाहिए, ना कि मेरे भले के लिए हो। मुझे ताकत अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे ताकत जो चाहिए लोगों के लिए चाहिए। अब देखिए जो इशू चल रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड जो चल रहा है, ये भी मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन खेला जा रहा है, क्योंकि उससे जितने भी मॉडरेट या ना जानने वाले, बहुत जानने जो पॉलिटिकली डीप इंसाइट नहीं रखते, उनके मन पे भरोसा डालने के लिए कि साहब आप हमें वोट करें। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को मालूम है कि हमारी जो खुद की वोटें हैं अंदरूनी, वो कम हो रही हैं, तो वो उसको जो डाउनफॉल है उसको रोकना चाहते हैं। आप रोकिए, और भी कुछ काम हो सकते हैं। आप स्कीमें कुछ ऐसी इंट्रोड्यूस करिए, ना कि आप हिंदू मुस्लिम करके लोगों में नफरत पैदा करें और काम खराब करें। तो मेरा ख्याल में आप अपने हित में जो करना चाहते हैं करें, लेकिन आप लोगों का ख्याल नहीं कर रहे। और प्रेस वाले और आम जो जनता है, मैं हिंदू मत कहिए, माफ कीजिएगा, आम जनता और प्रेस वाले वो भी देखिए उभार रहे हैं एक गलत चीजों के ऊपर। किसी ने भी एक इशू ऐसा नहीं उठाया जो कि प्रांत के लिए या लोगों के लिए सही हो और उस पर हम बहस करें। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये पाटिल परिवार आए या कोई नॉन पाटिल परिवार आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि क्या दिया जा रहा है, काम करने वाला नहीं होगा तो। जी
अभी देखिए हरियाणा के खट्टर साहब, इनको बुला तो लिया है, अगली बार इनकी भी है। मेरा ये फोरकास्ट है, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये साहब भी जाएंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया जी। यहाँ पर विजय रूपाणी जी की बात करें, उन्होंने कहा रिजाइन देते वक्त कि मैं मानता हूं कि गुजरात के विकास की यात्रा जो है वो नए नेतृत्व में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ चलती रहनी चाहिए, और इसी विचार के साथ मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 5 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी ने 5 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ये कहते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी। ये जाहिर है कि इस्तीफा देने का जो आदेश है उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से ही मिला था। विजय रूपाणी बीजेपी के ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्हें कार्यकाल के बीच में ही अपना जो डेजिग्नेशन है वो छोड़ना पड़ा हो। अभी 1.5 महीने पहले ही कर्नाटका के कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा, उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। फिर गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के बाद येदियुरप्पा ने कहा था कि उन पर केंद्र नेतृत्व का कोई दबाव नहीं है। तो येदियुरप्पा ने कहा था कि वो अब पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, बैकहैंड काम करेंगे। इसका एक संदेश ये भी था कि उनके सीएम रहते पार्टी को लग रहा था कि पार्टी कमजोर हो रही है। फिर हम बात जब उत्तराखंड की करते हैं, उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सही से बैठ भी नहीं पाए थे कि पार्टी ने उन्हें हटाने का फैसला कुछ दिनों बाद कर लिया, 1.5 महीने बाद कर लिया। इसी साल मार्च में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत बड़े हर्ष से सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में ही उन्हें कुर्सी खाली करने का आदेश दे दिया जाता है और उन्होंने चुपचाप उसे स्वीकार भी कर लिया। असम में भी पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया। सोनोवाल अभी केंद्र में मंत्री हैं और इनमें किसी भी नेता ने किसी तरह का विरोध या असंतोष दर्ज नहीं किया। तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हटाए गए नेता ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनके बोलने का बहुत अधिक असर नहीं होगा और पार्टी में उनकी जो जगह है वो उसे भी गंवा देंगे। सवाल ये कि इतनी आसानी से नेताओं को क्यों और कैसे हटा देती है बीजेपी और चर्चाएं तक नहीं हो पाती हैं। तो माना जाता है कि बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है जिसमें कोई भी नेता तब तक ही नेता है जब तक कैडर उसके साथ है। किसी भी कैडर आधारित पार्टी में कोई नेता तब तक नेता रहता है जब तक कैडर साथ रहता है। जिस दिन कैडर साथ छोड़ देता है, नेता की राजनीतिक हैसियत नहीं रह जाती है। अब नेता को भी पता होता है कि अगर वो बगावत कर देंगे तो नतीजा क्या हो सकता है। यूपी के कल्याण सिंह, गुजरात के शंकर सिंह वाघेला और मध्य प्रदेश की उमा भारती इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। पार्टी में समर्थन ना रहने पर इन नेताओं को पद से हटा दिया गया था। राजनीतिक जानकार विजय रूपाणी को हटाए जाने को एक जरूरी सर्जरी के तौर पर देखते हैं। वो मानते हैं कि इससे पहले की बीमारी लाइलाज होती, बीजेपी ने उसकी जड़ें ही काट दी। यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई और सर्जरी की जरूरत है तो फिर जितना जल्दी सर्जरी हो जाए वो बेहतर रहता है। पैरासिटामोल या पेन किलर देकर कुछ समय के लिए दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है। बीजेपी को यहां ये लगा कि विजय रूपाणी अब इलाज नहीं एक बीमारी बन गए हैं, तो पार्टी ने बीमारी की इन जड़ों को ही काट दिया। पद से हटाए जाने के बावजूद किसी खास विरोध के ना होने की वजह यह भी है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय मजबूत है और विरोध करने पर कुछ हासिल भी नहीं होगा। अब पीएम मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी 2 ऐसे नेता थे जिनमें वोट लाने की क्षमता थी। ये जिक्र उन्होंने अभी किया था, अहलूवालिया जी ने भी किया। इनमें वोट लाने की कैपेबिलिटी थी। जिस नेता में वोट लाने की क्षमता होती है पार्टी में उसी की चलती है और बीजेपी में नरेंद्र मोदी आज एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर वोट मिलते हैं और बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों को ये अच्छे से पता है कि उनकी जीत में एक बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी के चेहरे की है, नरेंद्र मोदी के करिश्मे की है, उनकी छवि की है। इसीलिए बीजेपी नेता केंद्र नेतृत्व के खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। विजय रूपाणी के कोई विरोध ना करने की एक वजह यह भी है शायद कि वो जानते हैं कि वो अपने दम पर वोट हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में केंद्र नेतृत्व ने ही उन्हें बिना किसी खास सिफारिश के सीएम बनाया। अब जब केंद्र नेतृत्व को लगता है कि वो चल नहीं पाएंगे तो उन्हें हटा दिया जाता है।
विजय रूपाणी को पद से हटाया क्यों गया, इसकी वजह क्या है? क्या पार्टी को लगता है कि अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी रूपाणी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगी, या फिर रीजन कुछ और? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राज्य में बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन के साथ साथ तमाम उन राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनमें सीएम सिलेक्शन के एपिसोड की लगातार बात हो रही है। बीजेपी आखिर क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, या फिर इसे कहे कि विपक्ष का एक भारी दबाव नजर आता है जिसकी वजह से ये बड़े बदलाव हमें नजर आते हैं, वो भी एकाएक हैरान कर देने वाले। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी मैं ठीक ही हूँ। तो मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। जी सर, श्योर। जी, तो अभी तक हमने बीजेपी को देखा है सिर्फ बदलते रहते हैं सब कुछ। हाँ जी। नाम बदल देते हैं, मुगल सराय को ये कर दिया, वो कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, और इनका काम ही है बस बदलना, और काम का काम कुछ है नहीं। ग्रोथ कुछ है नहीं। हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ दाम पे है, दाम बढ़े जा रहे हैं। और ये इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, वो भी जातिगत उसके आधार पर। जी। कर्नाटक से पहले लिंगायत चीफ मिनिस्टर ले आए येदियुरप्पा को। अभी यहाँ देखा होगा, यहाँ पे पाटीदार पटेल जो है गुजरात में 25% है, वो वोट उनका है, वोट बैंक। तो उससे पहले ये पाटीदार पटेल को ले आए। अब क्या है ना, कोई उनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, सिर्फ जाति के आधार पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबसे गंदी पार्टी है बीजेपी, क्योंकि ये इनका और कुछ काम नहीं है कहीं पे भी। अब देखिए त्रिपुरा में इन्होंने बाकी ऑपोजिशन के घर पे अटैक कर रहे हैं। तो ये सब चोर उचक के भरे हुए हैं इनके पार्टी में, और इनका काम कुछ है नहीं। अब योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो ऐड लगाए हुए हैं वो बंगाल से चुरा के ऐड, वो यूपी का विकास हो रहा है। वहाँ फ्लाईओवर जो है कलकत्ते का है, वहाँ पे जो टैक्सी चल रही है येलो टैक्सी, वो सिर्फ कलकत्ते में ही चलती है। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? अब ये दिन ब दिन, हर एक दिन इनके झूठ जो है पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हर एक ऐसी झूठी पार्टी इंडिया को बदनाम करके रखा हुआ है। ना कोई डोमेस्टिक पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है। अफगानिस्तान में चीन को पहले कब्जा कर लेने दिया, अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब हमारे सामने पाकिस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान एक और मुसीबत। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका काम कुछ है नहीं, इलेक्शन के टाइम इन्होंने कोविड के समय बस रैली करते गए। अब इनका काम ही यही है, और इनको कुछ खुजता नहीं है, ना दिमाग में कुछ है इनके। अब क्या करेंगे? ये बदलते रहेंगे और कुछ होगा नहीं इनसे। अब लोग इनको बदल देंगे। ये जब बदलाव की राजनीति खेलेंगे, अब लोग को समझ आ गया है, अब लोग इनको बदल देंगे। मेरा यही कहना है बस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। जी चलिए, सिर्फ उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन इसका रीजन जो है वो उन्होंने दिया नहीं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वजह इसके अब एक क्लियर जो रीजंस हैं वो राजनीतिक विश्लेषक इस पर देते हैं। उनका साफ तौर पर आज मानना है कि ये जो बड़े बदलाव हैं, जो हमें सीएम सिलेक्शन एपिसोड्स की हम बात देख रहे हैं, ये हम पिक्चर जो आज देख रहे हैं, पार्टी को लगता है कि अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी जो है वो विजय रूपाणी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि एक उनका गृह राज्य है, और माना जाता है कि पार्टी यहाँ जो है वो कोई बड़ा खतरा उठाना नहीं चाहेगी। 2017 में विजय रूपाणी के सीएम रहते हुए बीजेपी बामुश्किल गुजरात का चुनाव जीत पाई थी। अगर आपने उस चुनावों को अच्छे से देखा होगा, एनालाइज किया होगा, बीजेपी ये जानती है कि रूपाणी भले ही अच्छी सरकार चला रहे हों, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मिल पाएंगे। विजय रूपाणी को हटाने का फैसला टाइमिंग के हिसाब से माना जा रहा है कि बड़ा ही सही है। चुनावों से लगभग 1.25 साल पहले रूपाणी को हटाने का फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। विजय रूपाणी को किसी की सिफारिश पर गुजरात का सीएम बनाया नहीं गया था उस वक्त, और जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी यह तय था कि ये कुछ समय के लिए ही है। हालांकि वो थोड़ा समय
लंबा जरूर हुआ है और बीजेपी ने कई राज्यों में तटस्थ जाति के मुख्यमंत्री ही बनाए हैं। जैसा अभी जयदीप जी भी कह रहे थे कि जातिगत आधार पर ये जो है अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि बड़ी जातियों के जनताओं के बीच की जो एक कंपटीशन है, जो एक प्रतिद्वंदता है, उसकी काट की जा सके। सो रूपाणी भी तटस्थ जाति से ही थे। अब माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य में उपजी नाराजगी भी विजय रूपाणी को हटाए जाने की एक वजह हो सकती है, लेकिन यहां पर यह माना जाता है कि इसके जातिगत कारण अधिक हैं। अब हाल ही में संपन्न हुए सूरत लोकल बॉडी इलेक्शंस, यहां पर बिना किसी ठोस जनाधार वाली आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें हासिल की थी और इसने बीजेपी खेमे में चिंताएं पैदा कर दी। रूपाणी जो हैं वो जैन समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में सिर्फ 2% है और वहीं पर बड़ा राजनीतिक आधार रखने वाला पाटीदार समुदाय में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। अब ये जो चेंजेस आए हैं, इसके पीछे बीजेपी आखिर संदेश देना क्या चाहती है? अब इसके पीछे भी विश्लेषक ये आज मानते हैं कि इसके 2 स्पष्ट संदेश हैं। पहला ये कि बीजेपी में उसी नेता की जगह रहेगी जो पार्टी को चुनावी जीत दिलाने का माता रखता हो, और दूसरा ये कि पार्टी का नेतृत्व संगठन के काम पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है। रूपाणी को हटाए जाने का मतलब है कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो पार्टी के अंदर संगठन में जो काम हो रहा है उस पर बहुत बारीक और गंभीर नजर रखे हुए है। अब पार्टी को जब भी लगता है कि सुधार की जरूरत है तो वो निर्णय लेती है। गलती को सुधार देना गलती नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि गलत फैसला हो गया है तो आप सही फैसला ले लेते हैं। सो हम देखते हैं कि पार्टी ने उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही किया था, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन जब पार्टी को लगा कि भाई अब गलती हो गई है तो उसमें सुधार भी कर दिया गया और फिर सामने आते हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनको सीएम बना दिया गया। यानी कि बीजेपी अपने गलत फैसलों को सही करने के लिए तैयार है और इसे लेकर पार्टी में कोई झिझक आज सामने नहीं आती है, लेकिन वो लोगों को अचरज में जरूर डाल देती है और उनके लिए सवाल खड़े कर देती है कि भाई एकाएक बदलाव क्यों। अब बीजेपी शायद ये भी संदेश दे रही है कि वो चुनावी जीत के लिए जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है। यहां पर माना जाता है कि 2 मुख्यमंत्रियों के बाद उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री बनाना एक बड़े जोखिम का काम था। अब बीजेपी ने उस वक्त जो जोखिम उठाया और निर्णय लिया, अब लगता है कि बीजेपी का यह फैसला शायद सही भी था। पार्टी के लिए नेताओं को हटाने का एक फायदा यह भी होता है कि बाकी नेताओं को यह संकेत जाता है कि यदि वो गलती करेंगे तो उन्हें भी हटाया जा सकता है, और दूसरा यह संदेश कि कोई एक नेता सीएम बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नेताओं के लिए मौके खत्म हो गए। सो कहीं ना कहीं पार्टी ने बाकी सभी नेताओं को यह संदेश दिया कि सिर्फ उन्हीं नेताओं की ही जगह है जो पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं। माना जाता है कि इस समय बीजेपी के लिए वही नेता अहम है जो चुनावी जीत दिला सके। यदि नेता में जीत दिलाने का दम है तो उसकी नाकामियों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और किया जा सकता है आगे भी। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कुप्रबंधन एक मुद्दा रहा, लेकिन आप जब योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से यहां पर हटाया नहीं गया, बल्कि पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब यहां पर बीजेपी को लगता है शायद कि यूपी में योगी आदित्यनाथ अभी भी पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं, उनमें ये माता है, जबकि गुजरात में पार्टी को लगा कि रूपाणी चुनाव नहीं जिता सकते। अब नेता की चुनाव जिताने की क्षमता ही इस समय आज सबसे बड़ा फैक्टर मानी जा रही है, और जब पार्टी को यह लगा कि कर्नाटका में येदियुरप्पा के साथ चुनाव नहीं जीता जा सकेगा तो पार्टी ने इतने बड़े नेता को वहां पे भी हटाने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि पार्टी के लिए चुनाव जीतना सबसे आज अहम है। विजय रूपाणी को हटाने का फैसला पार्टी की राजनीतिक जरूरत की वजह से ही लिया गया है। लेकिन आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, और जहां तक बात हम दूसरी पार्टी के बड़े फैसलों की करते हैं, जरा उन पर भी नजर जरूर डालेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज कुछ ऐसे चुनिंदा राज्यों की बात करें जिसमें अभी हाल ही के वक्त में कुछ बड़े बदलाव किए गए और गुजरात भी उन्हीं में से एक जिनमें बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम सिलेक्शन एपिसोड की लगातार आज हम बात कर रहे हैं और ब्रेक में जाने से पहले सवाल ये भी उठाया गया कि एकाएक के फैसले बीजेपी में ही क्यों लिए जाते हैं, बाकी पार्टियों में क्यों नहीं। जहां तक बात हम कांग्रेस की करें, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल आज वही है, हालांकि कमजोर जरूर है, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई और भी ऐसा भी विपक्षी दल जो है वो नजर नहीं आता है। भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने भी हाल ही के टाइम में हम देखते हैं कि अंदरूनी कलह का सामना किया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि अभी भी वो सामना कर रही है, लेकिन पार्टी जो है वो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, यहां पर क्षेत्रीय नेताओं की कलह जो है वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका में पार्टी बगावत की वजह से सत्ता भी गंवा चुकी है। अब यहां पर माना जाता है कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का केंद्र नेतृत्व ही बड़ा कमजोर है और इसीलिए ही क्षेत्रीय नेता खुलकर विरोध दर्ज करवा लेते हैं और कुछ भी कह देते हैं, बगावत करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि यदि हटा भी उन्हें दिया जाता है तो वो चुपचाप इस अपने जो रेजिग्नेशन है वो अचानक दे देते हैं और उसके बाद वो कुछ कहते भी नहीं है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस के इस तरह के निर्णय नहीं ले पाने के भी कुछ कारण हैं। शायद पहला कारण यह है कि केंद्र नेतृत्व ही कमजोर है और दूसरा यह कारण है कि गांधी परिवार की वोट हासिल करने की जो एक क्षमता है वो आज कम हो चुकी है। आज से 10-15 साल पहले यदि सोनिया गांधी दिल्ली से एक फोन भी कर देती तो राज्य में बिना किसी विरोध के नेतृत्व में बदलाव हो जाता। लेकिन आज सिचुएशन यह है कि कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता दिल्ली में गांधी परिवार को अपनी ताकत दिखाकर चले जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी केंद्र कमजोर होता है तब क्षत्रप सर उठाते हैं। कांग्रेस में केंद्र नेतृत्व आज कमजोर है और हाई कमान भी कमजोर, इसलिए ताकत रखने वाले क्षेत्र नेता शायद विरोध के सुर लगातार अपनाते नजर आते हैं। यहां पर जहां तक हम आज अब गुजरात का क्योंकि रेफरेंस लेकर हम इन तमाम बदलावों की बात लगातार कर रहे हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गुजरात, बीजेपी के ही नेता वो अब लगातार इन बदलावों पर जब उनसे उनके विचार जानने की कोशिश की गई तो उनमें से बहुत से नेताओं के जो है वो रिएक्शंस भी सामने आए और उनमें से ही बीजेपी नेता बताते हैं कि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो अमित शाह के बेहद करीबी रहे विजय रूपाणी के 5 साल तक रायता फैलाने के बाद लिया गया। बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने आनंदीबेन पटेल की सलाह से ही भूपेंद्र पटेल को सिलेक्ट किया। अगर आनंदीबेन ने ही प्रधानमंत्री को समझा नहीं होता तो नितिन पटेल या कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता था। प्रधानमंत्री अब भी आनंदीबेन की बातों को पूरी तवज्जो देते हैं। हालांकि उसी बीजेपी नेता का यहां पर भी ये कहना रहा कि ये भी तात्कालिक इंतजाम ही है, तात्कालिक इंतजाम ही है। जी हां, आगे चलकर तो मनसुख मंडाविया को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालनी है, सुनने को यह भी आया। लेकिन अब से पहले भी गुजरात को लेकर मनसुख मंडाविया का नाम ही लिया जाता रहा है, जैसा जिक्र मैं कर रही थी जब आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जब मनसुख को स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई तो उसे भी उनके कोविड-19 संकट के दौरान किए गए काम का ही इनाम बताया गया। भूपेंद्र पटेल भी कोरोना संकट के दौरान जब बद इंतजामियों को लेकर तात्कालिक मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के लोगों के निशाने पर रहे, भूपेंद्र पटेल को कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अस्पतालों में बेड के इंतजाम करते देखा गया था। बीजेपी नेता की बातों में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि फर्ज कीजिए चुनाव बाद 2024 की जरूरतों के हिसाब से भूपेंद्र नहीं चल पाते या अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके या ऐसी स्थिति में नहीं रहे कि बीजेपी की झोली में गुजरात की सभी सीटें भर दे, तो कोई प्लान भी तो होना चाहिए ना। अब अमित शाह जाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे नहीं। अब भले ही वो केंद्र मंत्री हों तो क्या हुआ, अब तो सर्वे में भी वो ही प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल होते हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ उन पर भारी पड़ते हों। अब जहां तक नितिन पटेल पर भूपेंद्र पटेल को तरजीह दिए जाने की बात है, उनकी राह में उम्र ही आड़े आई होगी क्योंकि वो भी विजय रूपाणी के बराबर उम्र के ही हैं, 65 साल। अब भूपेंद्र पटेल उनसे काफी छोटे हैं। रही बात मनसुख मंडाविया की तो वो अभी 49 साल के ही हैं। योगी आदित्यनाथ के बराबर 5 साल पहले जो हुआ था सिर्फ अमित शाह के मन की हुई थी। अब विजय रूपाणी अमित शाह के ही करीबी भरोसेमंद हैं और चुनावों में जीत की गारंटी भी खुद अमित शाह ने ही ली थी।
2017 का चुनाव बीजेपी ने कैसे जीता बताने की जरूरत नहीं। 2022 के चुनावों से पहले अब गुजरात की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं, बीजेपी नेता के बताए अनुसार वो अमित शाह नहीं बल्कि आनंदी पटेल की सलाह के अनुसार हुए हैं। आनंदीबेन पटेल आज की तारीख में बेहद अहम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की गवर्नर हैं और चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने की सिचुएशन में गवर्नर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सबको पता है। भूपेंद्र पटेल के सिलेक्शन एपिसोड में एक सहज और एक स्वाभाविक सवाल जैसा कचोट रहा है। 5 साल बाद ही सही, अमित शाह की जगह उन्हीं आनंदीबेन पटेल की सलाह पर अमल होना जो तब नितिन पटेल के लिए लड़ पड़ी थी, क्या ये किसी नई राजनीतिक कवायद की तरफ कहीं इशारा तो नहीं कर रहा? और अगर वास्तव में ऐसा ही है तो जो कुछ चल रहा है वो बीजेपी के अंदर की ही बात है या फिर पार्टी के पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इसकी थोड़ी बहुत भनक है? ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जो जवाब है वो भविष्य के गर्भ में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आज हमने सिलेक्शन एपिसोड की बात तो कही है, लेकिन विपक्षी दबाव की बात करना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, 11 सितंबर जो अभी गुजरी है, ये एक ऐसी तारीख है जो दुनिया भर में कई लोग शायद ना भूल पाते। 20 साल बाद माफ कीजिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की जिंदगी में ये तारीख ऐसे आई है कि वो भी शायद ताउम्र इसे भूल पाए हों। ये भी करीब वैसा ही है जैसा 7 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट की कई सदस्यों को अचानक ही बहुत बड़ा शॉक लग गया। अब दरअसल सुबह सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कॉल कर सक्षम अथॉरिटी के पास इस्तीफा भेज देने को बोला था। विजय रूपाणी को किसने फोन किया ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन अब तो ये साफ हुआ है कि ऐसे फोन आने वाले दिनों में भारी बारी शायद सबके पास आने हैं। हाँ, अभी कुछ दिन तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर ये खतरा जो है अभी टाल दिया है क्योंकि उनको पार और मिल गई है। लेकिन बाकियों के फैसले जरूर होंगे, चाहे वो फोन करके करने या फिर कराने वाले ही क्यों ना हो। बीजेपी नेतृत्व बदलाव का मन तो पहले से ही बना चुकी थी। हाल फिलहाल शुरुआत तो बिहार से ही हुई होती। अगर चिराग पासवान ने थोड़ा और चमत्कार दिखा दिया होता तो पहला शिकार नीतीश कुमार ही हुए होते, लेकिन सुशील कुमार मोदी पर भी फैसला लेने में बीजेपी नेतृत्व ने थोड़ी देर कर दी। ये जो बदलाव की बयार है, इसको हवा दी गई बंगाल में बीजेपी की शिकस्त ने, क्योंकि उसके बाद ही विपक्ष के पंख भी फड़फड़ाने लगे हैं। यदि आपने ये फील किया हो, कहां मोदी शाह ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का एक एक्शन प्लान तैयार किया और कहां कोलकाता की जीत के साथ ही वो दिल्ली में भी एंट्री देने लगी। अब भला हो राहुल गांधी की सक्रियता का, जो ममता बनर्जी के दिल्ली में कदम रखने के साथ ही एक्टिव हुए हैं और अभी भी हैं, और शरद पवार ने लालू यादव से मिलने के बाद ही ममता की रणनीति में रुकावटें डाल दी। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी राहत वाली बात थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी दिल्ली से लौट गई तो अब भवानीपुर में ही अब उलझी रहेंगी। अगर बीजेपी भवानीपुर उपचुनाव में भी पश्चिम बंगाल विधानसभा की तरह ही लड़ने का मन बना चुकी है तो वो 2024 के लिए रिहर्सल मानकर चल रही होंगी। अव्वल तो बीजेपी को प्रियंका टिब्रेवाल से भी शुभेंदु अधिकारी जैसी ही विशालकाय उम्मीदें हैं, लेकिन सच ये है कि नंदीग्राम और भवानीपुर में बहुत बड़ा फर्क है और उससे भी बड़ा फर्क पूरे बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव और अब सिर्फ 3 सीटों पर होने वाले चुनाव में है। अभी तो बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। उत्तराखंड में भूल सुधार के साथ दोबारा मोर्चेबंदी हो चुकी है और गुजरात मॉडल में हो रही हलचल से तो हर कोई वाकिफ ही है। क्या अजीब नहीं लगता कि पंजाब में पूरा स्कोप होने के बावजूद बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की जगह सिर्फ कुछ ही हिंदू बहुल आबादी वाली सीटों तक ही सीमित है? ऐसा क्यों है? ऐसा शायद इसलिए भी ताकि पहले पंजाब में वो पांव जमाने की जगह हासिल कर सके जो अब तक अकाली दल के साथ रहते संभव नहीं हो पाई। और ऊपर से बादलों की राजनीति की कीमत भी बीजेपी को अलग से चुकानी पड़ रही थी। ये काफी क्रूशियल है कि कांग्रेस के बाद सर्वे में चमकने वाली आम आदमी पार्टी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर मची कलह के बाद बीजेपी का रास्ता आसान हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ भी अभी बहुत दूर है। बीजेपी को लोकसभा जिताने वाले मुख्यमंत्री चाहिए। उत्तर प्रदेश का मामला बीजेपी नेतृत्व के लिए लगभग आउट ऑफ कंट्रोल भले ही हो गया हो, लगता हो, और ये कोई अभी की बात नहीं है।
पूरे 5 साल से यही चल रहा है। लेकिन बेफिक्री इस बात को लेकर तो मोदी शाह को हुई ही होगी कि कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत कायम रहते मजाल नहीं कि यूपी में सत्ता से बीजेपी को कोई बेदखल कर दे। वैसे भी यूपी की राजनीति फिलहाल जिस मोड़ पर चल रही है वो तो पूरी तरह बीजेपी को ही सूट करती है। अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है, बाकी लफ्ज़-ए-हाथ से लेकर जनसंख्या नियंत्रण और एनकाउंटर स्टाइल में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होने का दावा भी किया जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण भले ही हो, दावा करने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं। सो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और कोरोना काल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया उसके तो पीएम नरेंद्र मोदी तक कायल हो गए। सो ऐसे कायल कि अब तो बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा का वाराणसी मॉडल कहीं दिखाई तक नहीं देता। योगी आदित्यनाथ वैसे भी लखनऊ से गोरखपुर की बजाय मन ही मन दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। अब इससे अच्छी बात भला क्या होगी कि लोगों को दिल्ली जाने के लिए बाहर से लखनऊ आना पड़ता है और योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही जमे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं भले ही विपक्षी खेमे के नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की नजरें 2024 के इलेक्शंस के रास्ते पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकी हो, लेकिन अब तक जो भी सर्वे आए ये सारे नेता नरेंद्र मोदी के बहुत बाद भी योगी आदित्यनाथ से पिछड़े हुए नजर आते हैं। सो बहुत भारी मन से ही सही, लेकिन अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि मोदी शाह बीजेपी के शासन वाले हर राज्य में चीफ मिनिस्टर के लिए जो काम सुनिश्चित करते जा रहे हैं वो करीब करीब योगी मॉडल ही है। और अब बीजेपी को मिले बहुमत वाले देश के किसी भी सूबे में वैसा ही नेता चाहिए जो योगी मॉडल के पैमाने पर खरा उतरता हो। सो दैट्स द रीजन कि ये सीएम सिलेक्शन एपिसोड है, शायद अभी जिसकी शुरुआत इस साल के टाइम पे शुरू हुई है वो आगे भी आने वाले वक्त में नजर आए, क्योंकि बीजेपी के लिए आज सत्ता हासिल करना किसी भी तरीके से वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। सो फिलहाल राज्य में बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन जिस पर आज हमने स्ट्रेट टॉक में बात की, इसी नोट के साथ इजाजत लेंगे, लेकिन जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस हिंदी। नमस्कार।